स्वागत है आप सभी का डेली एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम पहुंच गए 30 कदम 2.0 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगले क्लास के बारे में, अगले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने में हम देख लेते हैं, सीधा चलते हैं। आप आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है फिर से वही आपका संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के संबंध में बात करेंगे और निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेंगे। नया पैटर्न में क्वेश्चन आप देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो सकते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया आपका कौन सा? वर्तमान में संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या कितनी है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो यहाँ पर लिखा है हाउ मेनी ऑल इंडिया सर्विस आर करंटली रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है। तो आपका ऑल इंडिया सर्विस का अगर बात करते हैं, ऑल इंडिया सर्विस का बात करता है तो आईएएस का बात होता है, आईपीएस का बात होता है, आपका आईएफएस का बात होता है। तो ये संख्या नंबर ऑफ सर्विस का बात होता है। तो कितने दिखाई दे रहे हैं आपका? 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका 3 होगा। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 में मुख्यतः किससे संबंधित हो सकता है, इसका बात करता है। 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। लोक सेवा आयोगों की स्थापना से संबंधित, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध से संबंधित, अखिल भारतीय सेवाओं के भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित और न्यायिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया से संबंधित का बात करता है। ये 4 ऑप्शन है। बात क्या क्या किया यहाँ पर देखिए, अखिल भारतीय सेवा का बात करता है, ऑल इंडिया सर्विस का बात करता है, ऑल इंडिया सर्विस एक्ट का बात करता है 1958। तो ऑल इंडिया सर्विस के बारे में ही बात किया होगा। किसके बारे में बात किया है? ये रिक्रूटमेंट और आपका सर्विस के बारे में बात किया है। तो आपका जो सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यही आपका ऑप्शन सही होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो आ गया आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के विधायी संबंधों का मुख्य रूप से क्या आ जाएगा आपका? वर्णन है, बोलता है आपका। अगर बात करते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन का, भाग 9 दिया है, पार्ट 9 दिया है आपका, भाग 11 का बात करता है, भाग आपका 12 का बात करता है, आपका 13 का बात करता है, भाग 14 का बात करता है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं भाग 9 का बात करूंगा तो भाग 9 का संबंध किससे? आपका पंचायती राज से। किससे? आपका पंचायती राज से आ जाएगा। भाग आपका, अगर मैं 11 का बात करता हूं तो भाग 11 का अगर बात करेंगे तो आपका केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बात करता है। केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बात करता है। तो ये क्वेश्चन जो किसके बारे में बात कर रहा है? संघ और राज्य यानी केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों की बात करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? भाग 11 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। लिखा हुआ यूपीएससी यानी कि आपका संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को केंद्रीय भर्ती एजेंसी क्यों कहा जाता है? आपका बोलता है सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्यों बोला है? यह केवल रक्षा सेवाओं के लिए भर्ती करता है क्या? तो ये चीजें, एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है इसके अकॉर्डिंग कि सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्यों कहा जाता है, आपको देखना है। क्या केवल ये रक्षा सेवाओं का बात करता है क्या? डिफेंस सर्विस का बात करता है? सिर्फ डिफेंस सर्विस का बात नहीं करता है, पहले चीज याद रखना है। यह संघ और राज्य के संघ तथा कई अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजित करता है क्या? तो याद रखना है आपको। पीएससी का अगर बात हो, पब्लिक सर्विस कमीशन, या स्टेट का बात करूंगा, या फिर ज्वाइंट पीएससी का भी बात करूंगा, या फिर आपका बात करूंगा आपका किसका? यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या काम करवाता है? एग्जाम कंडक्ट करवाने का, प्रतियोगी परीक्षाओं को करवाने का काम करता है। तो इसका जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है बी, ये आंसर आपका सही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? बी इसका आंसर सही होगा। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस करते हैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी से परामर्श लेना किन मामलों में सामान्यतः आवश्यक माना जाता है, इस चीज का आपका बात करता है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पीएससी यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग का बात करता है। परामर्श लेना किन मामलों में सामान्यतः आवश्यक माना जाता है? किसमें हम आवश्यक मानेंगे? इसमें अगर नेसेसरी क्या चीज है, क्या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बात किया जाएगा तो इससे परामर्श लिया जाएगा। इसका और इसका कोई भी संबंध नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी रिलेशन नहीं है, इस चीज को याद रखना। न्यायाधीशों से नियुक्ति की बात करेगा या फिर जजेस का अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें, इसका भी इसका रिलेशन कोई भी नहीं है। भर्ती और पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों में अगर बात करेगा तो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अगर बात करेगा, प्रमोशन से रिलेटेड अगर बात करता है, उसमें अनुशासन बनाए रखने का बात करता है, उसका बात करता है। और चौथा ऑप्शन बोलता है वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेना। वित्त आयोग की सिफारिशों, रिकमेंडेशन को जो जाती है वो किसके पास जाएगी? सरकार के पास जाएगी। तो इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ना ही इसका रिलेशन, ना ही इसका रिलेशन। तो रिलेशन किसका? आपका रिक्रूटमेंट का रिलेशन इस चीज को। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? आपका सी इसका आंसर होगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर आ गया 6 के बारे में बात करते हैं। यूपीएससी के कार्य का उल्लेख बोलता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीलिमिनरी मेंशन द फंक्शन ऑफ द यूपीएससी। फंक्शन के बारे में कौन सा बोलता है, तो आपको याद रखना है 320 को, सीधा आर्टिकल को याद रखना है 320 को। यूपीएससी के कार्य के बारे में अगर कोई भी आपका आर्टिकल चर्चा करता है, डिस्कस करता है फंक्शंस के बारे में, तो आंसर कौन सा आएगा 320 को। तो 320 इज इक्वल टू याद रख लेना है आपका यूपीएससी के फंक्शन को। किसको, यूपीएससी के आपके फंक्शन को याद रखना, यूपीएससी के कार्य को याद रख लेना, तो सीधा से सीधा आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आपका आर्टिकल 320 को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग और स्टेट पीएससी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस चीज में ध्यान देना, सही नहीं है के बाद दोनों संवैधानिक निकाय है, बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये है कि नहीं, तो बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में मेंशन है। ठीक है, यूपीएससी राज्यों की संयुक्त भर्ती में सहायता कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर संयुक्त भर्ती होती है तो उसमें सहायता प्रदान करना यूपीएससी का एक फंक्शन है, मान सकते हैं, तो ये भी चीजें सही है। ठीक है, उनकी सलाह हमेशा सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, तो एक चीज याद रखना, ये बाइंडिंग नहीं होती किसके लिए, आपके गवर्नमेंट के लिए। इसका मतलब ये है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, चाहे ज्वाइंट पीएससी हो, अगर कोई रिकमेंडेशन या सलाह या एडवाइस अगर सरकार को देती है तो सरकार उस एडवाइस को ले भी सकती है, यानी मान भी सकती है, और नहीं भी मान सकती, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बाइंडिंग कोई भी चीजें नहीं, तो ये चीजें गलत हो गई। वे भर्ती और सेवा विषयों पर सरकार को सलाह देते हैं, बिल्कुल देते हैं, ये चीजें सही आ जाएगी। तो क्या कथन सही नहीं है बोलता है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, उनकी सलाह हमेशा सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, ये सही नहीं है। तो बाध्यकारी बाइंडिंग नहीं होती, इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, देखते हैं। केंद्र और राज्यों के संबंध के संदर्भ में सहकारी संघवाद का बात करता है। यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बात करती है, अवधारणा का प्रमुख अर्थ क्या है, सहकारी संघवाद का बात करता है। तो यहाँ पर हम क्या का बात करेंगे, कोऑपरेशन का बात करेंगे। यहाँ पर हम किसका बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन, समन्वय का बात करेंगे। तो क्या कहीं पर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ चीजें, तो यह बात करते हैं। पहला, केंद्र का राज्यों पर पूर्ण प्रभुत्व होता है क्या, अगर ऐसा चीज होता है तो हमको कहीं ना कहीं आपके मोनार्की सिस्टम का एक एग्जांपल मान सकते हैं इसको, क्योंकि अगर प्रभुत्व का बात करते हैं तो केंद्र ही रहता, राज्य पर पूर्णता प्रभुत्व का अगर बात करते हैं तो राज्य का कोई कार्य नहीं होता, केंद्र ही निर्देश देता, केंद्र ही आदेश देता। तो आदेश निर्देश सभी चीजें करने का काम अगर ऐसा होता तो केंद्र ही करता। लेकिन यहाँ पर स्टेट का भी आपका लेजिस्लेचर होता है, विधानमंडल होता है, वो भी नियम कानून बना सकता है, लॉ मेकिंग का काम कर सकता है, सेंट्रल लेवल पर केंद्र भी कर सकता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो रहा है। राज्यों का केंद्र से पूर्ण स्वतंत्र होना, पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अगर इंप्लीमेंटेशन किसी स्कीम का या पॉलिसी का बात करेंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन का बात करेंगे, तो क्रियान्वयन का काम कहां पर किया जाएगा, स्टेट में किया जाएगा। जब तक अगर कोई पॉलिसी केंद्र की पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए स्टेट में भेजा गया, तो स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि वो उसका इंप्लीमेंटेशन करके दिखाए। ठीक है, तो ये भी चीजें गलत आ गए। केंद्र और राज्यों के मध्य का साझेदारी और समन्वय के साथ शासन चलाना, मैंने अभी बात किया, कोऑर्डिनेशन का बात किया था स्टेट और सेंटर के बीच में, तो ये आंसर सही आ जाएगा। केवल वित्तीय स्वायत्तता देना, ये चीजें गलत आ जाएंगी इस चीज को। तो क्या चीजें आती है, सहकारी संघवाद का मतलब सीधा डायरेक्ट आंसर निकल रहा है आपका, केंद्र और राज्यों का साझेदारी और समन्वय के साथ क्या करना, शासन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सी, इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवा का सृजन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको याद रखना है अखिल भारतीय सेवा का सृजन यानी कि ऑल इंडिया सर्विस का अगर बात करते हैं, ऑल इंडिया सर्विस का बात करते हैं, तो ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड अगर आर्टिकल का बात करूंगा तो आर्टिकल कौन सा आ जाएगा आपका 312, इसका आंसर होगा। तो 312 में ये बताया गया है कि ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड आपका प्रोविजंस किया जा सकता है, उसको बनाने का या आपका क्रिएशन का आपका प्रोविजन किया जा सकता है। ठीक है, आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। केंद्र और राज्यों के संबंध के किस पक्ष में आर्टिकल 280 अधिक निकटता रखता है। आर्टिकल 280 का रिलेशन आपको पता होगा, तो आर्टिकल 280 क्या है, आर्टिकल 280 का रिलेशन फाइनेंस कमीशन से, वित्त आयोग से है। किससे, आपका वित्त आयोग से है, इस चीज को याद रखना है। और फाइनेंस कमीशन का बात करता है तो फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, इस चीज को याद रखना है। और फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, केंद्र और राज्यों के मध्य करों के बंटवारे का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स का बात करता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। तो यहाँ पर अगर वित्त का बात हो रहा है, फाइनेंस का बात हो रहा है, तो आंसर में भी आपको क्या देगा, फाइनेंशियल रिलेशनशिप का बात होगा।
इसका मतलब आ जाएगा क्या विधायी लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप होगा, गलत हो जाएगा। क्या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा आपका वित्तीय संबंध, क्योंकि वित्त का बात ही आपका वित्त आयोग किया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका सी आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, आंसर देखते हुए सी इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे, यूपीएससी यानी कि यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट किस स्तर पर प्रस्तुत की जाती है। अब बात करता है किस स्तर पर। अगर मैं यूपीएससी के रिपोर्ट की बात करूंगा तो पार्लियामेंट्री लेवल पे बात किया जाएगा, संसदीय स्तर पर बात किया जाएगा। और अगर मैं जो आपका स्टेट पीएससी का बात करता हूँ, राज्य लोक सेवा आयोग का बात करूंगा, तो स्टेट लेजिस्लेचर के लेवल पे इसका बात किया जाएगा। तो दोनों लेवल आपका क्लियर है, तो दोनों लेवल से रिलेटेड क्या यहाँ पर आंसर है, क्या सीधा सुप्रीम कोर्ट को जाता है, क्या भाई सुप्रीम कोर्ट का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्या निर्वाचन आयोग का भी कोई रिलेशन नहीं है। क्या कैग को जाएगा, कैग को भी नहीं जाएगा। तो क्या इसको जाएगा, संसद और संबंधित राज्य विधानमंडल को जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, बी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध का बात, सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप के संदर्भ में अखिल भारतीय सेवा आपका ऑल इंडिया सर्विस की भूमिका को कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, क्वेश्चन को समझना यहाँ पर जरूरी है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध, यानी कि केंद्र का भी संबंध दिखाना है और किसके साथ, राज्य के संबंध दिखाना है, यानी दोनों का एक साथ बात होगा, किसी एक का बात नहीं होगा। तो क्या लिखा है, ये केवल राज्यों के प्रति उत्तरदायी है क्या, तो केवल राज्यों के प्रति होगा क्या, तो ये चीजें गलत हो जाएगा। या केवल केंद्र के हितों का प्रतिनिधित्व करता क्या, तो ये भी चीजें गलत होगा। दोनों को एक साथ लेकर चलना है, तो यह केंद्र और राज्य के दोनों के बीच एक सेतु का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। बिल्कुल राइट आंसर है। इनका कोई भी संघीय महत्व नहीं है, संघीय महत्व है इनका, इस चीज को याद रखना है। तो ये चीजें गलत होगा। क्या सही है बोलता है, तो इसका ऑप्शन सही आएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं पर अनुशासनात्मक नियंत्रण सामान्यता किसके पास होता है। आईएएस, आपका आईएएस बोलता हूं, आपका ऑल इंडिया सर्विस का अगर बात हुआ जाएगा, सर्विस का बात होता है, तो उसमें जो कंट्रोल होता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में किसके पास होता है, क्या राष्ट्रपति करता है, क्या राज्यपाल करता है, क्या संबंधित राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार नियमों के अनुसार साझा रूप से करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ये चार ऑप्शन में देखते जाते हैं। अगर हम ऑल इंडिया सर्विस का अगर बात करते हैं तो राज्य केवल राष्ट्रपति करेगा क्या, राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं आएगा। केवल राज्यपाल करेगा क्या, राज्यपाल का कोई रोल नहीं आएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट का मैटर आता है, सुप्रीम कोर्ट का भी इससे रिलेशन नहीं आएगा। तो किसका बात होता है, अखिल भारतीय सेवाओं का बात करता है, ऑल इंडिया सर्विस का। तो हालांकि ये सेंट्रल लेवल से ये आपके रिलेटेड है, लेकिन ये काम कहाँ करते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कहाँ काम करेंगे, किसी ना किसी स्टेट में काम करेंगे। इसी कारण यहाँ पर आंसर देखा जाएगा तो संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार और नियमों के अनुसार साझा रूप से ये चीजें नियंत्रण करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। केंद्र और राज्य के संबंध में सरकारीय आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपका मोटिव क्या था, आपका ये या ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या था, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको एक और उत्तर मिलेगा, आंसर मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सरकारीय आयोग का रिलेशन जो होता है, संबंध जो है केंद्र और राज्य के संबंधों के संबंध में आएगा ये चीज। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या, पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा करना, निर्वाचन सुधारों का सुझाव करना, केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा और सुधार का सुझाव देना, पंचायती राज संस्थाओं की संरचना का बात करना। तो यहाँ पर अगर बात किया गया है, देखिए केंद्र और राज्यों के संबंधों का बात किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए सरकारी आयोग का रिलेशन किससे, केंद्र और राज्य संबंधों से। तो आंसर इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है, ना ही पंचायती योजना आपका पंचवर्षीय योजना से, ना ही निर्वाचन सुधारों से आपका बात होगा। तो किससे बात हो जाएगा, सी आ गया, केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा और सुधारों के सुझाव देना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लियर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, आपका 15 में चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। संविधान के अनुसार यूपीएससी की नियुक्तियों पर, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयुक्त नियुक्तियों पर कौन सलाह देता है या किसके द्वारा नियुक्ति होती है, इस चीज को बात करता है। तो आपको याद रखना है, यूपीएससी में अगर आपका नियुक्ति का बात किया जाएगा, तो नियुक्ति का अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं क्या प्रधानमंत्री करते हैं, तो प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। कैबिनेट समिति का कोई रोल नहीं है, ना ही संसद के आपके पीएससी का रोल है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी कोई रोल नहीं है। तो किसका रोल आ जाएगा, आपका प्रेसिडेंट का रोल आ जाएगा। और ये क्लियर कट आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आपका सी इसका आंसर होगा। चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं।
आपका 15 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। 16 बोलता है क्या 7वीं अनुसूची में कुल कितनी सूचियां हैं जिनके माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। यहां पर बात किया गया है विभाजन का, केंद्र और राज्यों के आपका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सेपरेशन का बात करता है आपका। तो यहां पर अगर बात करते हैं सूचियों की बात करते हैं और आपका क्वेश्चन जो दिया गया है किससे संबंधित दिया गया है, 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची का संबंध सूचियों से है, इस चीज को याद रखना है। 7वीं अनुसूची में याद रखना है आपका यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची का बात होता है, संघ सूची, स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची का बात होता है, और आपका कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची का यहाँ पर बात होता है। तो कितनी सूचियां आपको दिखाई दे रही है, 1 2 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 सूचियों की बात होगी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का 3 आ गया। अब अगले में चलते हैं। राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक होगा, इस चीज का अगर बात करता है तो हम बात करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसी में ही। तो ऑप्शन दिख रहा है क्या, साधारण बहुमत, 2/3 कुल सदस्य बहुमत, उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3, या विशेष बहुमत प्लस राज्यों की आधी मंजूरी की बात करता है। ठीक है, अगर राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु आपका प्रस्ताव पारित करने का बात किया गया है तो आर्टिकल कौन सा बात किया जाएगा, आपको याद रखना है। तो आर्टिकल अगर बात किया जाएगा तो आर्टिकल कौन सा आ जाएगा आपका 312 का बात किया जाएगा। 312 में क्या चीज लिखा हुआ है, अगर अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो इससे संबंधित जो प्रपोजल है या आपका प्रस्ताव है वो कहाँ रखा जाएगा, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, राज्यसभा में किया जाएगा। और राज्यसभा में किया जाएगा तो उपस्थित, प्रेजेंट और वोट देने वाले यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का, कुल सदस्यों का कितना % होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपका 2/3 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर उपस्थित और मतदान कर रहे हैं सदस्यों का कितना बहुमत का बात करता है, 2/3 बहुमत का ये बात करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए कैडर नियंत्रक प्राधिकारी कौन होता है, यानी कि हु इज द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर द ऑल इंडिया सर्विस का अगर बात करता है। हमने यहाँ पर बात किया ऑल इंडिया सर्विस का बात किया है। ऑल इंडिया सर्विस का बात करते हैं तो आपका सेंट्रल लेवल पे बात करेंगे, सेंट्रल लेवल पे बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बात करेंगे, केंद्र सरकार का बात करेंगे। तो यहाँ पर सीधा सा सीधा आंसर आ जाएगा क्या, संबंधित राज्य सरकार से, कॉन्सर्ट स्टेट गवर्नमेंट का बात करता है क्या, राष्ट्रपति सचिवालय से बोलता है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट से बात करता है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट से बात करता है क्या। तो हमने बताया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका आंसर होगा, इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका सी, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते इसी में क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, अनुच्छेद 256 मुख्यतः किससे संबंधित है, आर्टिकल 256 का रिलेशन कौन से मैटर से है, 4 मैटर लिखे हैं, क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी से है, क्या प्रेसिडेंट रूल से है, या केंद्र के कानूनों का राज्यों द्वारा पालन करने से है, राज्यों के विभाजन से है, डिवीजन ऑफ स्टेट से बात करता है। तो इस चीज का बात करते हैं। ठीक है, वित्तीय आपात का बात करता है तो आर्टिकल कौन सा आ जाएगा आपका 360 का बात होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का अगर बात होता है तो आर्टिकल कौन सा आपका, अनुच्छेद कौन सा 360 का बात करता है। और यहाँ पर याद ही रखना है कि भारत में आज तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक है, आगे अब बात करता है किसका, आपका राष्ट्रपति शासन का बात करता है, प्रेसिडेंट रूल का बात करता है। तो ये इस आर्टिकल का संबंध किससे, आपका आर्टिकल 356 से रिलेटेड है, आपका याद रखना है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 256 का मैटर को पूछा है। अब बात करते हैं आपका केंद्र के कानूनों का राज्यों द्वारा पालन करना। केंद्र कोई कानून बनाना है, कंप्लेंस बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल लॉ का, विथ सेंट्रल लॉ का बात करता है। तो ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है केंद्र के कानूनों का राज्यों का द्वारा पालन करना, यही आपका कौन सा आपका आर्टिकल 256। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते इसी में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का, अखिल भारतीय सेवाओं का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है, ऑल इंडिया सर्विस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है का बात करता है। केवल राजस्व संग्रह करने का बात करता है, केवल न्यायिक निर्णयों को लागू करने का बात करता है। आपका तीसरा आ जाएगा आपका राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक एकरूपता को मजबूत करना, और चौथा देगा केवल स्थानीय निकायों की निगरानी करने का बात। तो यहाँ पर सब ऑप्शन में अगर दिखाई देगा तो ओनली वाले जो ऑप्शन है, तो ओनली वाला ऑप्शन तो आने का है ही नहीं। बात हुआ है ऑल इंडिया सर्विस का बात करता है। तो ऑल इंडिया सर्विस का जब भी हम बात करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी का बात करेगा,
ठीक है, यूनिफॉर्मिटी का, एक रूपता का बात करेगा, वो भी कैसे, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी का बात करेगा, प्रशासनिक एकता का बात करेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या, तो केवल वाला ऑप्शन को काट देना, इस चीज को बात करना है, तो केवल वाला, ओनली वाला नहीं आएगा, ये भी ओनली वाला नहीं आएगा, कहाँ पर केवल वाला ओनली वाला नहीं आएगा, क्या आएगा आपका राष्ट्रीय एकता का बात करेगा, और प्रशासनिक क्या, एक रूपता यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव आपका यूनिफॉर्मिटी का बात करता है और उसको मजबूत करने की बात करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ में क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है, आपको याद रखना है, मुख्य चुनाव आयुक्त का बात हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त का जब बात होता है तो आपको याद रखना है चुनाव का बात होगा, चुनाव का बात होगा तो चुनाव आयोग का बात होगा, निर्वाचन आयोग का या चुनाव या निर्वाचन आयोग का बात होगा, इलेक्शन कमीशन का बात होगा, और आर्टिकल किसका बात होगा, 324 का बात होगा, किसका होगा, आर्टिकल 324 का बात होगा, अनुच्छेद 324 का बात होगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किसे कौन करता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने वाले कौन होते हैं, आपको याद रखना है, कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं, बोलते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त का, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आपका सीईसी का जो आपका टर्म्स या टेन्योर, टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होता है आपको याद रखना है। तो इसको सिंपल सा फंडा याद रखना है, यही थोड़ा मेजर डिफरेंसेस बताता है। इसमें क्या रूल है, तो इसका जो टेन्योर होता है या कार्यकाल होता है, या तो आपका 6 ईयर होगा या तो होगा आपका 65 ईयर, जो पहले हो जाए। ठीक है, 6 ईयर या फिर 65 ईयर, आगे समझ में, तो 6 ईयर या फिर 65 ईयर, जो टेन्योर पहले हो जाए वही टेन्योर इनका होता है। तो आंसर आपको दिखाई दे रहा है 6 वर्ष या 65 ईयर आयु तक जो भी पहले हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया 5 वर्ष या 65 वर्ष तक, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है। तो यहाँ पर बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि इनका जो पद होगा, चीफ इलेक्शन कमीशन का, कमिश्नर का जो पद होगा वो किसके समकक्ष होगा। तो आपको याद रखना है ये भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समकक्ष या सिमिलर इनको माना गया है। तो यहाँ पर देखते हैं किसी राज्य के राज्यपाल के समकक्ष होगा क्या, तो बिल्कुल नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष के, लोकसभा स्पीकर के समकक्ष नहीं होगा। राज्य विधानसभा के, स्टेट लेजिस्लेचर के स्पीकर के समकक्ष होगा, नहीं होगा। तो किसके समकक्ष होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, ए इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, पदच्युत करना किया जा सकता है, कब किया जा सकता है। तो यहाँ पर याद रखना है आपका ए ऑप्शन दिया, संसद के दोनों सदनों के 2/3 उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श में राष्ट्रपति के द्वारा और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। इस चीज को आपको याद है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की बात करता है, रिमूवर का बात करता है। तो हमें अभी चर्चा किए थे कि इनका जो समकक्ष माना गया, कहाँ का माना गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष माना गया है। तो उनको हटाने का जो प्रोसेस है, उनको रिमूव करने का जो जुडिशियल इंपीचमेंट का जो प्रोसेस चलता है, वैसा ही प्रोसेस आपका किसको हटाने में चलेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने में चलेगा। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी इसका आंसर होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। 25 बोलता है निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग का। इलेक्शन कमीशन का भी बात किए थे, इलेक्शन कमीशन का बात किए थे तो 324 का बात किए थे, किसका 324 का, आर्टिकल 324। इसमें बताया गया कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। कितने, 2 इलेक्शन कमिश्नर यानी कि आपके निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। तो निर्वाचन आयुक्त का बात कर रहा है, इसका मतलब किसका बात कर रहा है, इनका बात कर रहा है। तो इनको हटाने के लिए क्या किया जाएगा, तो आपको याद रखना है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, इस चीज को याद रखना है। ये क्या करेंगे, आपका परामर्श देंगे किसको, आपका प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इनको हटाने का काम करेगा। हटाने का काम प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन किसके परामर्श पर, तो आपका सीईसी के परामर्श पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के परामर्श पर किया जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये मुख्य आयुक्त के द्वारा
किया जाएगा क्या? इनके द्वारा नहीं होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन सिफारिशें इनकी लगती है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, सिफारिशें नहीं, परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाएगा। तो ये आपका सी जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है? क्या काम हो सकता है भाई इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन कमीशन का क्या क्या काम होता है? जैसे कि इलेक्शन करवाने का काम होता है, आपका कोड ऑफ कंडक्ट जारी करने का, आचार संहिता जारी करने का काम हो जाता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, ड्यूटीज है या फंक्शन है, मान सकते हैं। अब इसमें देखते जाते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य हैं बोलता है। भारत के निर्वाचन, संसद और राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाने का आपका बात करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाने का बात करता है। किसी राज्य में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के अनुकूल तथा दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने का बात करता है। या निर्वाचन सूचियां तैयार करने और के कार्य और निरीक्षण और निर्देशन का कार्य होता है। तो यहाँ पर चौथे ऑप्शन से चलते हैं। क्या लिखा हुआ है आपका? निरीक्षण करने का काम, निर्देशन करने का काम और नियंत्रण करने का काम। किससे? निर्वाचन सूचियों को तैयार और करने के साथ साथ ये कार्य तो है, ये चीज को याद रखना। संसद राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाने का काम आ जाता है। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर कि पंचायत या नगर पालिका के से संबंधित जो भी इलेक्शन होगा उनका संबंध इस आपके भारत के निर्वाचन आयोग से नहीं है। इस चीज को याद रखना है, उस काम को राज्य का निर्वाचन आयोग देखता है। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करवाता है, लेकिन किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अनुकूल दशा होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का संस्तुति करने का बात करता है। तो ये चीजें ये नहीं करता है। तो यहाँ पर कौन सा करता है, कौन सा काम आएगा? 1, 2 और आपका 4। कहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है? 1, 2 और आपका 4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 20 का ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर देख लेते हैं बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो जमानत राशि कब खोएगा? तो यहाँ पर देखना है, विधानसभा का कुल सीट अगर मान लेते हैं 100 है, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स इतने हैं। तो अगर कोई आपका प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, अगर वो 1/6 सीट नहीं पाता है या वोट नहीं पाता है, इतने वोटिंग पड़े हैं, मान के चलिए 100 वोट पड़े, उसमें से इतना वोट नहीं पाता है, तो वो क्या हो जाएगा? उसकी जो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, ये नियम। लेकिन यहाँ पर बोलता है कि इसका अर्थ क्या है, बोल रहा है इसका अर्थ क्या मतदान बहुत कम हुआ है क्या? ये चीजें गलत आ जाएगी। बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था क्या? ये भी चीजें गलत आ जाएगी। निर्वाचित प्रत्याशी की अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से थी क्या? ये भी चीजें गलत आ जाएगी। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। बहुत अधिक होने से क्या होता है? ऐसी संभावना कम बन जाती है और यहाँ पर आपका जमानत राशि खोने के बाद ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी कारण जो आंसर आ जाएगा आपका, कौन सा आ जाएगा आपका? डी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं, बात करते हैं केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। बहुत इमोशनल एमपी क्वेश्चन आ जाएगा। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी याद रखना है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बात किया गया है, किसका बात किया गया है? 61th अमेंडमेंट 1989 का बात किया गया है। हालांकि लागू है 1989 में, 1988 के टाइप का बात किया जाएगा। तो 61th अमेंडमेंट का रिलेशन जो होता है, ये जो होता है न्यूनतम आयु को 21 से घटाकर कितना कर दिया गया आपका? क्या कर दिया गया आपका? 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? दिनेश गोस्वामी समिति कहीं पर भी आया तो आपको चुनाव से रिलेटेड होगा, इलेक्शन से रिलेटेड होगा, याद रखना। तो दिनेश गोस्वामी करके याद रखना है। दिनेश गोस्वामी जहां पर भी याद आया तो आपका किससे बात होगा? इलेक्शन से रिलेटेड बात होगा। किससे रिलेटेड बात होगा? इलेक्शन, यानी कि चुनाव से संबंधित अगर बात होता है तो इलेक्शन से रिलेटेड क्या बात का? रिफॉर्मेशन का बात किया था, सुधारों की इन्होंने बात की थी। तो या बैंकों से रिलेटेड का नहीं है, निर्वाचन सुधारों से। किससे आपका? निर्वाचन सुधारों से। 20 का आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का बात करते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, कथन और कारण का बाद स्टेटमेंट और रीजन दिए गए हैं। अब इसमें देखना है, 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला दिया हुआ है कथन में बोलता है संसद और राज्य विधानमंडल के जितने भी इलेक्शन करवाने के लिए जो पावर्स है वो किसी इंडिपेंडेंट बॉडी यानी कि स्वतंत्र इकाई के पास है, जिसको इलेक्शन कमीशन बोल रहे हैं, ये चीज को बोलता है। और दूसरा बोलता है कि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का जो अधिकार है वो कार्यपालिका के पास है, इस चीज को बोलता है। ठीक है,
आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कथन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कथन के बारे में क्या है कि संसद का जो चुनाव है, संसदीय चुनाव है, राज्य विधानमंडल का चुनाव है, वो चुनाव आयोग तो करवाता है, ये डेफिनेटली है, और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, निष्पक्ष आपका इकाई, निष्पक्ष और स्वतंत्र इकाई है, इस चीज को बोल सकते हैं हम। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक इकाई बनाई गई, निर्वाचन आयोग। ये चीजें तो सही है। कारण बोलता है निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। ये तो अधिकार है, क्योंकि निर्वाचन आयुक्तों का अगर मैं हटा रहा हूं तो कौन हटाएगा आपका, कौन हटा सकता है, आपका प्रेसिडेंट हटाने का पूर्णतः काम कर सकता है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन कथन जो दिखाई दे रहा है उसका स्पष्टीकरण, हालांकि ये कारण जो सही है, लेकिन स्पष्टीकरण जो कथन का है वो पूर्णतः स्पष्टीकरण ये कारण नहीं दिया, हालांकि ये दोनों सही है। इस चीज को अभी आपको याद रखना है। तो देखते हैं ए और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण देता है ए का, तो ये बिल्कुल गलत है। अभी मैंने बोला कि स्पष्टीकरण इस कथन का ये जो आर है सही होने के बावजूद नहीं देता है, इस चीज को याद रखना है। तो ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, तो ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर आएगा बी आंसर होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका एंड हो गया।